सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। बिहार एस्टेट की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं, जितने भी मित्र हैं, उन सभी को ये सीरीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे नवोदय विद्यालय हो या केंद्रीय विद्यालय हो, सभी लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी तक आपने पिछली टेस्ट सीरीज में देखा कि क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने किए थे, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन कह रहा है विच इज प्रेशियन ब्लू, इसमें से कौन सा प्रेशियन ब्लू है। तो प्रेशियन ब्लू कलर को हमें पहचानना है कि प्रेशियन ब्लू किसको कहा जाता है, ये चीज हमें पहचाननी पड़ेगी। तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। प्रेशियन ब्लू जो होता है, अगर हम बोले तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड को अगर हम मिलाते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को मिला देते हैं तो डार्क ब्लू कलर हमें मिलता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को FeCl3 में मिलाएं तो पोटेशियम साइनाइड को FeCl3 में मिलाने पर जो डार्क कलर मिलेगा वो विच इज प्रेशियन ब्लू, ये कलर की बात चल रही है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शन नंबर, यानी कि ये जो आयरन थर्ड है, आयरन थर्ड के साथ में पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाते हैं, यानी FeCl3 में मिलाएंगे तो फिर आंसर नंबर मेरे हिसाब से यही है। और अगर रिएक्शन को जानना चाहते हैं तो रिएक्शन भी जान लीजिए, यानी फेरिक क्लोराइड FeCl3, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग करा देते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड से, यानी K4 ब्रैकेट में यहाँ पर Fe ले लेता हूँ, ब्रैकेट में Fe ले लेता हूँ, तो यहाँ पर FeCN का होल 6, इन दोनों को जब रिएक्शन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, एक तो K इसमें से लीजिए क्योंकि 3 KCl निकालने हैं तो एक K ले लीजिए, और Fe जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लिखा जाएगा। तो हम चाहें तो 3+ लिख दें या रोमन में 3 लिख दें। उसके बाद यहाँ पर अंदर FeCN का होल 6 और साथ में यहाँ 3 KCl लिख देंगे। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि Fe3 लिखें तो इसका होल थ्राइस भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, दोनों तरीके हैं। फिलहाल प्रेशियन ब्लू का जो करेक्ट फार्मूला है वो यही होगा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन इन द फॉलोइंग रिएक्शन में ये जो BOH का होल थ्राइस है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये H पॉजिटिव को रिलीज करता है। ये बोरिक एसिड, एक्चुअल में ये बोरिक एसिड है, H3BO3, इसको हम लोग बोरिक एसिड बोलते हैं और इसको BOH का होल थ्राइस से भी लिखा जाता है। अगर हम इसे वाटर में डिसॉल्व कर दें तो वाटर में डिसॉल्व जब हमने किया, इसको रिएक्शन जो दिख रही है आपको, ये बनता है BOH का होल 4 बन जाता है नेगेटिव और H पॉजिटिव, मतलब इसने H पॉजिटिव दिया तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 एग्जैक्ट है। ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चंस को कंटिन्यू करिए, आपको इंटरेस्ट आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा ऑर्डर है। देखिए यहाँ पर तो हमारा सिंपल जो एल्काइल ग्रुप वाली कंडीशन होती है वो है, यहाँ एलाइल वाली कंडीशन, तो एलाइल सबसे ज्यादा होता है। ये आपको पता रहना चाहिए कि भाई एलाइल को हम सब लोग प्रेफरेंस सबसे ज्यादा देते हैं। अगर कार्बोकैटायन सबके बनाते हैं तो कार्बोकैटायन आप बना लीजिए। इसका कार्बोकैटायन अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो इसका कार्बोकैटायन रेड पेन से बनाते हैं। चलिए सबके कार्बोकैटायन बनाते हैं, पता लग जाएगा। इसका कार्बोकैटायन हमारा ये बना आपका कार्बोकैटायन, ये आपका 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बन गया ना। इसके बाद ये वाला जो बना है, ये वाला, इसका कार्बोकैटायन बना करके देख ली, वाटर निकाल दीजिए और कार्बोकैटायन बना ली, तो ये विनाइल कंडीशन बन जाती है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, विनाइल कंडीशन बन जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है ये फिनाइल कंडीशन बन जाएगी। भाई इसका OH निकाल दो तो ये आपका फिनाइल कार्बोकैटायन फिनाइल वाला बन जाएगा। और इसके बाद वाला जो बनेगा वो एलाइल बनेगा, वो इसके बाद वाला नेक्स्ट जो बनने वाला है वो बनेगा आपका एलाइल। तो यहाँ पर लगाइए, ये आपका एलाइल हो गया। अब इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा तो एलाइल कार्बोकैटायन होता है, उसके बाद 3 डिग्री आएगा एलाइल, फिर 3 डिग्री, फिर आपका आएगा 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री और लास्ट में विनाइल और फिर लास्ट में फिनाइल कार्बोकैटायन। तो मतलब हुआ कि हम लोग सबसे पहले
जो स्टेबिलिटी के ऑर्डर को जब देखते हैं तो एलाइल वाले को प्रेफरेंस हम लोग ज्यादा देंगे। जब एलाइल वाले को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे तो इसका मतलब फोर्थ वाला सबसे ज्यादा हो जाना चाहिए, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा हो जाना चाहिए। भाई इसे प्रेफरेंस ज्यादा देंगे तो सबसे ज्यादा ये हुआ। इसके बाद आ जाता है आपका एलाइल, उसके बाद 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री आ जाता है ना। 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब 3 डिग्री इसमें कौन सा है? 3 डिग्री तो हमें कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है ना। तो सीधा सीधा आपका फिर 2 डिग्री आ जाएगा, मतलब 1 वाले कंडीशन आ गई, 2 फाल हो गए, फिर आपका एलाइल और लास्ट में फिनाइल, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एग्जैक्ट, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है ना। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग सेट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड CH3CHO। देखो इथेनॉल CH3CHO को अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो सोडियम बाइसल्फाइड से करिए। सोडियम बाइसल्फाइड जो होता है ये IIT JEE में किताब आ चुका है, ये अरिहंत में क्वेश्चन है, अरिहंत में भी दिया हुआ है। CH3CHO सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन कर लेगा इससे CH3CHO से, जबकि इथेनॉल नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमें 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, इसमें से कौन से एरोमेटिक है? तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, बाई भी एरोमेटिक है, एक्स भी एरोमेटिक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हैकल्स रूल और डिलोकलाइजेशन दोनों ही फॉलो हो रही हैं, तो हम इसको एग्जैक्ट आंसर इसका लिखेंगे। क्योंकि 4n+2 इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहते हो तो ये आपका पायरेडीन है। वैसे भी आप जानते हैं कि पायरेडीन, ये मैंने कंसीडर किया पायरेडीन, और पायरेडीन जब कंसीडर कर रहा हूं तो यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का नियम फॉलो हो रहा है, प्लस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है। और ये आपका पायरॉल है। इस पायरॉल में अगर आप देखना चाह रहे हैं तो लोन पेयर भी डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी फॉलो हो जा रहा है। ध्यान दीजिए, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है, राइट है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर द रिएक्शन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस रिएक्शन में आपको बताना है कि आखिरकार रेट क्या होगा। मैकेनिज्म जो गिवन है इसके हिसाब से रेट लॉ क्या होगा, इसके हिसाब से रेट लॉ है ना। फॉर द रिएक्शन NOBr रेट लॉ इज, यहाँ लिख देते हैं रेट लॉ क्या होगा। अब रेट लॉ निकालने के लिए भैया आपको क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा कि रिएक्शन हमारे पास में 2 है। इसके लिए अगर आप के रेट निकालते हैं, ऊपर वाली रिएक्शन का अगर रेट निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग के हिसाब से रेट अगर चले तो NOBr2 और भाई स्लो स्टेप है, इसी पर रेट डिपेंड होगा। तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा K, और NOBr2 रेट स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है, और इन यहाँ पर आ गया आपका N, यही होगा ना, स्लोएस्ट स्टेप हो गई। लेकिन अगर हम रिएक्शन दूसरी वाली कंसीडर करते हैं, मतलब ओवरऑल रिएक्शन कंसीडर करते हैं, ये वाली भी कंसीडर कर लो आप, तो इसका लिए रिएक्शन नंबर, ये तो इसके लिए हो गया, इसके लिए आ जाइए, इसके लिए हम लोग K इज इक्वल टू मान लेते हैं NOBr2 लिख लो, ऊपर आ जाएगा NOBr2, ऊपर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा आपका NO, और यहाँ पर आ जाएगा आपका Br2। इसके हिसाब से अगर आप चेक करना चाहते हो, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो फिर आपको एक समझ में जरूर आएगा कि जो रेट लॉ है वो डिपेंडेंट, यानी कि NO, भाई इसकी वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर दो, K की जगह यहाँ पुट कर दो, है ना। अगर रेट की वैल्यू पे आप पुट करते हो तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सिंपली इसी इक्वेशन को लाता हूँ, तो NOBr2, चलो इसे आगे बढ़ा लेता हूँ, NOBr2 इज इक्वल टू हो जाता है K, और यहाँ पर आ गया आपका NO, और यहाँ पर आ गया आपका Br2, ठीक है। ये आपको समझ में आई क्या होगा। अब अगर हम दोनों इक्वेशन, जो हमने पहली वाली इक्वेशन बनाई है और दूसरी वाली इक्वेशन बनाई है, यानी 2 इक्वेशन यही तो बनाई हमने, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो इस वैल्यू को उठा करके अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या रिजल्ट हमें मिल सकता है वो आप देखिए। अगर हम लिखें रेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर हम लोग पहली वाली इक्वेशन वाले को K डैश मान लेते हैं और इस वाली इक्वेशन को KC मान लेते हैं, तो फिर यहाँ पर बन जाएगा रेट इज इक्वल टू K डैश, यहाँ ध्यान दो K डैश, ठीक है, और आदमी यहाँ पर KC लिख दिया। KC लिखने का मतलब ये हुआ आगे जो बचा है वो केवल क्या बचेगा, वो बचेगा केवल NO का स्क्वायर बचेगा, NO का स्क्वायर बचेगा, और साथ में बचेगा हमारा Br2। तो ये किस रूल पे फॉलो हो रहा है, ये केवल A ऑप्शन पर फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ऑप्शन जो है वो A यहाँ पर एग्जैक्ट आएगा।
इस बात का ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 12th क्लास की बुक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहे तो वहां से भी सॉर्ट आउट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये NOBR2 अगर इंटरमीडिएट पूछा जाता तो यहाँ पर इंटरमीडिएट NOBR2 है, तो यहाँ लिख देता हूँ इंटरमीडिएट इज NOBR2, इंटरमीडिएट NOBR2 है, ध्यान दीजिए। इसके बाद आ जाते हैं द डेंसिटी ऑफ नियॉन गैस विल बी हाईएस्ट। नियॉन गैस की डेंसिटी कब हाई हो जाएगी? तो पहले तो आपको बताऊं, नियॉन का मतलब हुआ Ne और डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है PM/RT। तो इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटेगी और टेम्परेचर घटाओगे तो डेंसिटी, टेम्परेचर कम करोगे डेंसिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर आप जो है वो बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो कह रहा है कि डेंसिटी हाईएस्ट तो टेम्परेचर कम होना चाहिए और टेम्परेचर कम केवल हमारा बी ऑप्शन पर दिखाई दे रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर हाई डेंसिटी मतलब बी ऑप्शन सही हो जाए। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, इफ हुन्स रूल इज नॉट followed, magnetic moment of Fe डाई पॉजिटिव एंड Mn पॉजिटिव एंड Cr 24 इलेक्ट्रॉन सभी में दिए हुए, हुन्स रूल अगर नहीं फॉलो करते हैं तब, ठीक है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? देखो, अगर हम लोग हुन्स रूल अगर अप्लाई करते हैं तो सिंपल है, लेकिन नहीं अप्लाई करते में क्या हो जाएगा? पहले मैं नहीं अप्लाई करता हूं थोड़ी देर के लिए। चलो, Fe डाई पॉजिटिव है, अगर Fe डाई पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो यहाँ पर Ar आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3D6 आ जाएगा, ये 3D6 आ गया भाई, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो। इसी तरीके से Mn पॉजिटिव का अगर लिखोगे आप, अभी तो हम जनरल लिख रहे हैं जो कॉमन होना चाहिए, 3D यहाँ पर 5 और 4s में 1 हो जाएगा, वैसे तो यहाँ 5 ही रहना चाहिए लेकिन एक है तो 4s 1 कर दीजिए। क्रोमियम की बात कर लेते हैं तो क्रोमियम में यहाँ पर आर्गन आ जाता है और यहाँ 3D5 और 4s 1 हो, ठीक। अब यहाँ पर अनपेयर्ड आपका, अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं आपने हुन्स रूल नहीं फॉलो किया, फॉलो कर रहे हैं भाई डी में, ये चलिए ये मैंने डी लिखा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 फॉलो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड 3 आ जाएंगे। लेकिन अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो नहीं वाली कंडीशन में यहाँ लिख देता हूँ। नहीं का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक ब्लैंक हम जाने देंगे। 1 2 3 4 ही हुए, 5 करना पड़ेंगे, 2 ब्लैंक, तो 2 ब्लैंक ऐसे छोटी छोटी बनानी पड़ेगी। चलिए छोटे बना लेता हूँ, दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटे ही बनाने का काम चला लेंगे। थोड़ा सा पन्ना इधर कर देते हैं तो बस हो गया। देखो अब यहाँ पर हम 5 पहले बना ले, ये मैंने 5 बना ली, 1 2 3 4 5। अब इनमें अगर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 5 6 भर दिया, हुन्स रूल नहीं फॉलो किया ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 आ। इसी तरीके से इनको अगर देखो आप, इनमें हमने कंडीशन क्या की, नॉर्मल कंडीशन तो आपको ये दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 और ये हो गया, यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 और 1। लेकिन अगर हम हुन्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो उस समय क्या होगा, 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके कितने बन जाएंगे वो हम चेक कर लेते हैं, कितने हो गए, 5 और 1 6 हो जाते हैं। तो अगर हम लोग वैसे अगर देखें तो हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, 6। और अगर हुन्स रूल को नहीं फॉलो किया तो क्या करना पड़ेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 हमने एज इट इज भर दिए, एज इट इज भर दिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ का दिखाई दे रहा है वो हम लोग कैसे भरेंगे भाई? सबसे पहले क्या भरना चाहिए, 4s, तो 4s का 1 ही रहेगा, इन 5 को अनपेयर्ड करेंगे, तो ये नियम तो तरीका तो है ही नहीं, हम लोगों को 4s भी दिखानी पड़ेगी, तो तरीका हमारा फिर ये बनेगा, पहले मैं मिटा दूं फिर देखो आपको बता, चलिए दोबारा बना लेता हूँ। यहाँ पर सॉरी लेट फंक्शन हुआ, दिक्कत, रुक जाइए थोड़ा करेक्ट हो जाने दीजिए। देखो अब हमने क्या किया,
1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 डाल दिया। लेकिन जब होम्स रूल नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं फॉलो करेंगे, पहले तो 5 बनाए, 1 2 3 4 5 और 4s बनाए, तो पहले 4s ही भरते हैं, तो 4s का तो हम कोई छेड़ेंगे नहीं। लेकिन डी में जब भरेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी 2 अनपेयर्ड आ जाए, यहाँ 0 अनपेयर्ड, यहाँ 2 अनपेयर्ड आ गए। इस वाली कंडीशन पे चलोगे तो यहाँ पर भी आपके जो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ये क्रोमियम वाले, तो यहाँ पर 1 है ना, ध्यान दीजिए 1 है, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन चलेगी। यानी यहाँ पर अगर हम लोग भरेंगे तो सिंपल सा कहने का तात्पर्य ये है क्रोमियम का है और होम्स रूल नहीं फॉलो किया तो 3d 4 हो जाएगा और 4s में 2 हो जाएंगे अगर होम्स रूल नहीं फॉलो किया। तो जब होम्स रूल फॉलो नहीं किया तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 4 करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये दो हम ऐसे ही रहने दें और यहाँ पर हम 4 1 2 3 4, तो सिंपल हो गया। तो यानी हम अगर आपसे कहें कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि होम्स रूल नहीं फॉलो कर रहे हो तो मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, तो जब यहाँ पर अनपेयर्ड 0, यहाँ पर अनपेयर्ड 2, यहाँ पर भी अनपेयर्ड आपका 0 हो जाएगा, तो इन दोनों की वैल्यू Fe और Cr की तो बराबर हो जाएगी, Fe और Cr की वैल्यू बराबर हो जाएगी और क्रोमियम की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा नहीं, क्रोमियम की ज्यादा क्यों आएगी, Fe और Cr की बराबर हो जाएगी और Mn की ज्यादा आएगी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर ऐसे क्वेश्चंस लगाने चाहिए जो एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का एग्जांपल कौन सा है, तो सिंपल वे में आप जहां ऐड हो रहा है वो फ्यूजन का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर 1H1 और 1H2 जोड़ो 2He4 बना और साथ में 0N1 निकाल दिया, तो यानी कि 0N1 तो कुछ गलत लग रहा है, एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, अब सही। अब आपका एग्जैक्ट आंसर यही है, दोनों ही है। बाकी आप देख रहे हैं 14 1 15, तो यहाँ 15 है ही नहीं, 12 13 13 है, लेकिन यहाँ 7 भी है, ये भी फ्यूजन का एग्जाम्पल है। लेकिन आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि एक चीज जरूर इंपॉर्टेंट रखनी है कि फ्यूजन के अंदर जो होता है वो साइड में केवल न्यूट्रॉन निकलते हैं, कोई और प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं निकलता, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो थर्ड वाले पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आ सकता है एग्जाम में, यूपीपीईटी में तो खास कर ये आ ही सकता है। इनमें ये क्वेश्चन एसिडिक करेक्टर के हिसाब से लगाना है, तो एसिडिक आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में है क्या। H अगर आप इसे नोट कर पा रहे हो तो पहला वाला HOCl है, ये ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू HOBr, ये ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू HOI, ये सब ऑर्डर में लगे हैं। तो हम सबसे बेस्ट तरीका है कि जो ऑर्डर का है वो ऑर्डर नंबर 1 को सिलेक्ट कर लेंगे, बिल्कुल लाइन से है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है, H जल्दी रिलीज हो जाएगा Cl के केस में। जो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट आपको केवल यही दिखाई दे रहे हैं, यही पी ब्लॉक के एलिमेंट है और यही आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेंगे, अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। NO3 इज डिटेक्टेड बाय रिंग टेस्ट, रिंग टेस्ट का फार्मूला खूब पढ़ा है, FeSO4.NO होता है, तो रिंग टेस्ट का फार्मूला आप FeSO4.NO ही टिक करके आइएगा जो ब्राउन कलर का रिंग बनाता है। अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एडिशन अगर Fe डाई पॉजिटिव का FeCN6 में करते हैं तो फेरस सल्फेट Fe ट्राई पॉजिटिव लेते तो पर्सियन ब्लू, अगर डाई पॉजिटिव लेते तो टर्न बुल ब्लू बनता है, टर्न बुल ब्लू बनता है, ये बात ध्यान देना। FeCl3 लेंगे तो बनेगा पर्सियन ब्लू, Fe डाई पॉजिटिव लेंगे तो बनेगा आपका टर्न बुल ब्लू, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्सेस अगर हमने NH4OH का लिया और डाला तो आपको पता होना चाहिए कि FeOH और AlOH का होल थ्राइस को सेपरेट करने में बहुत मदद करता है और थर्ड ग्रुप की एनालिसिस में हेल्प, थर्ड ग्रुप की एनालिसिस में हेल्प करता है, थर्ड ग्रुप एनालिसिस में ये हेल्प करेगा, थर्ड ग्रुप एनालिसिस में हेल्प करता है, ठीक है, थर्ड ग्रुप एनालिसिस में ये हेल्प करता है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन पे आ जाइए। 25वां कह रहा है कि ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जिरकोनियम और हॉफनियम की साइज इक्वल आते हैं, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होता है। तो क्वेश्चन का आनंद लीजिए, क्वेश्चन भरपूर लगाइए जब तक कि आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई ना हो जाए।
हम अपने चैनल पर क्वेश्चंस बहुत कराते हैं। आप अगर हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनको देख लोगे ना तो 100% आप निकाल दो। अदरवाइज तो बहुत सारे लोग चैनल में जो पढ़ाते हैं वो मैं भी देखता हूँ और उनको समझता हूँ कि आपके साथ कैसे क्वेश्चंस के साथ ट्रीट किया जाता है। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जो क्वेश्चंस देते हैं वही लगभग उसी लेवल के क्वेश्चंस मैं यूट्यूब चैनल पर भी देता हूँ। तो आपका क्या सपोर्ट है जरूर बताइएगा, और क्या इंटरेस्ट है हमारे चैनल पर जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मेहनत करते रहिए। पीजीटी। थैंक यू।